अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। कोरोना की वबा, महंगाई, एहतसाब, ओपोजिशन, तहरीक इंसाफ के लिए इन तमाम चैलेंजेस से बड़ा चैलेंज अब हुकूमत को बचाना है, क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार करने के ऐलान के बाद कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की कमजोर अक्सरियत अब मजीद कमजोर हो चुकी है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे चल रही है, जिनमें MQM, मुस्लिम लीग, काफ, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और BNP मैंगल शामिल थे। लेकिन अब एक अहम इत्तेहादी की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के बाद यह नंबर 4 सीटों से कम हो चुका है, जिसके बाद अब बाकी इत्तेहादी जो हैं, सुनने में यह आ रहा है कि वो भी पर तोल रहे हैं, उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। माजी में मुतालबात ना माने जाने पर हुकूमत से अलहदगी की धमकियां भी तकरीबन तमाम इत्तेहादी जमातें दे चुकी हैं। आपको याद दिलाते चलें कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को 184 सीटों से अक्सरियत हासिल थी, जो अब BNP मैंगल की अलहदगी के बाद कम होकर 180 हो चुकी है, जबकि तहरीक इंसाफ को अक्सरियत बरकरार रखने के लिए कम से कम 172 सीटें दरकार हैं, जो बज़ाहिर तो उनके पास मौजूद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास खुद अपनी 156 सीटें हैं। यानी हुकूमत के पास खुद अपनी अक्सरियत नहीं है, तहरीक इंसाफ के पास इत्तेहादियों के बलबोते पर है। और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत सिर्फ 9 सीटों के बलबोते पर खड़ी है, जिनमें MQM 7 सीटों के साथ और काफ लीग 5 सीटों के साथ 2 अहम इत्तेहादी हैं, जबकि GDA 3 सीटों के साथ तीसरे अहम इत्तेहादी जमात है। अहम बात यह कि इन तमाम जमातों की हुकूमत से अपने अपने गिले शिकवे मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले अख्तर मैंगल साहब की जानिब से कौमी असम्बली में आज जो ऐसा बयान दिया गया जिससे सियासी बुनचाल नुमा हुआ, वो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमें पर तो हमेशा ये इल्जाम रहा है कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, हम सिर्फ सूबों की सियासत कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हाथ मिलाए आप लोगों के साथ। आपको मैं ताना नहीं दे रहा हूं, नहीं गिला कर रहा हूं। स्पीकर के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। डिप्टी स्पीकरशिप की वोट की जरूरत थी, हमने दिए। प्राइम मिनिस्टर के वोट की जरूरत थी, हमने दिए। प्रेसिडेंट के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। लास्ट बजट में आप लोगों को वोट की जरूरत से अपोजिशन हमसे चीख रहे थे कि हमारे साथ बैठे उधर क्यों वोट दे, हमने दिए। आपने क्या दिया? हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूं, PTI की हुकूमत से। आपको याद दिलाते चलें कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया, जिनमें 6 शराइत पर इत्तेफाक हुआ था। वो कौन सी शराइत थी? लापता अफराद की बाजियाबी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, विफाकी हुकूमत में बलूचिस्तान के लिए 6% कोटे पर अमल दरामद, अफगान रेफ्यूजीज मुहाजिरीन की फौरी वापसी और सूबे में पानी के बुरान के हल के लिए डैम का क्याम शामिल था। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों में BNP मैंगल की जानिब से बार बार यह शिकवा किया गया कि उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी जा रही, और ऐसा महसूस हो रहा था कि BNP किसी भी वक्त हुकूमत का साथ छोड़ सकती है। हमने भी इस मामले पर बड़ी बात में गुज़श्ता 1 साल में काफी सारे सेगमेंट किए। कुछ एक झलक आपको दिखाते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारे दोस्तों की अक्सरियत मुतमईन नहीं होती है, सरदार अख्तर मैंगल साहब जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, वो अगर पार्टी दोस्तों को मुतमईन कर पाते हैं, हमने 1 साल का अरसा दिया है कि हम चाहते हैं कि इतनी जल्दी जो है इमरान खान की हुकूमत जो है वो बदएतमादी का जो है वो शिकार ना हो, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरी जाती राय ये है, एज ए कोलिशन पार्टनर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये चाहती है कि PTI को खुद अपनी हिकमत अमली हुकूमत करने की, हुकूमत में हवाले से डिलीवर करने की हिकमत अमली सूबों के हवाले से, उस पर उनको भी रिव्यू करना चाहिए। सिर्फ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी नहीं, MQM जिसकी 7 सीटें अब मजीद अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, वो भी हुकूमत से मुतालबात ना माने जाने पर नाराज रही है। सिंध में GDA के अपने एतराज़ात हैं जो अब तक दूर नहीं हो सके, जबकि काफ लीग की जानिब से भी चौधरी परवेज इलाही और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों के बाद चौधरी बरदरान के खिलाफ नैब केसेस खुलने पर नए इख्तिलाफात जन्म ले चुके हैं। MQM की जानिब से माजी में वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि उनके दीगर इत्तेहादियों के साथ राब्ते हैं और किसी भी ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है।
हम सियासी इंतहा पसंद नहीं है, तमाम सियासी जमातों से बात करते हैं और करते रहेंगे। हमारे लिए बुनियादी जो इशू था वो ये था कि पीटीआई नंबर गेम में उस वक्त आगे है। हमने कहा चलिए हम इनकी हिमायत करते हैं, अनटेस्टेड हैं, काम करते हैं। हमारी अभी भी नेक ख्वाहिशात हैं पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ, कि वो जितने यहाँ मसाइल आ गए हैं उनसे वो नबर्द आज़मा हों, लोगों को डिलीवर कर सकें। एक अर्बन बेस्ड मिडिल क्लास पार्टी है, वो काम करे, वो डिलीवर करे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल रही तो सिर्फ हम नहीं, जो दीगर इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, वो सोचेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं अगर हमारे वादों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। और आप भाई हैं, आपके शो में मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकता हूँ आपको कि हुकूमत के एक और इत्तेहादी जमात का भी हमसे रब्ता हुआ है और उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई आप जब ये इस्तीफ़ा देने जा रहे थे तो हमें बता देते, हमारी भी हिमायत आपको हासिल हो जाती। तो ये हुकूमत के लिए बहुत सोचने का मकाम है कि मैं ज़बानी दावों से काम नहीं चलेगा, जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की तरफ सफ़र होगा। तहरीक इंसाफ के लिए सोचने का मुकाम है, जो वादे किए हैं उस पर अमल करना होगा। वाज़े तौर पर हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, जिसमें अब किसी भी इत्तेहादी की नाराजगी हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अहम बात यह है कि इमरान खान ने इत्तेहादियों के मुतालबात पूरे करने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक कमेटी कायम की, जिसको पहले जहांगीर तरीन लीड कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें इस कमेटी से हटा दिया गया और यह काम वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के सुपुर्द हुआ, जो अब तक इत्तेहादियों को राम करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत के लिए माशी और इंतजामी मसाइल बढ़ रहे हैं, इत्तेहादियों की नाराजगी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान खुद सरदार अख्तर मैंगल को मना सकेंगे? अभी तक क्या हुकूमत ने सरदार साहब से कुछ राब्ता किया, या फिर बीएनपी मैंगल की अलहदगी हुकूमत के लिए खतरे की पहली घंटी साबित होगी? और ऐसे में अपोजिशन की बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी और खुसूसन मुस्लिम लीग नून, क्या इन हाउस चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या तहरीक अदम एतमाद की तरफ बात जा सकती है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बीएनपी मैंगल के सरबराह जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि उसके बाद हम गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, जो कि तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, और उसके बाद हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सरदार अख्तर मैंगल साहब से। सरदार अख्तर मैंगल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम पिछले 2 सालों से जो आपके 6 नुकाती मुतालबात थे, जो मुआहदा था, बार बार कवरेज हम करते रहे। आपसे भी बात हुई, सनाउल्लाह बलोच साहब से भी बात हुई, और यहाँ तक कि आखिर में बिल्कुल सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उसके बावजूद आपने 1 साल का टाइम दे दिया तहरीक इंसाफ को। आज फाइनली आपने अपने रस्ते जुदा करने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी चह में गोइयाँ हो रही हैं। क्या अभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आगे बढ़ें और आपसे राब्ता करें और कहें कि जी हम तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, तो क्या वापस ट्रेजरी बेंचेस पर आने का ऑप्शन अभी तक कार्ड पे मौजूद है आपके पास? देखिए जी, जहां तक प्राइम मिनिस्टर के मानने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में जिस दिन उन्होंने दस्तखत किए शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने, जहांगीर तरीन साहब ने, आपके जो मौजूदा प्रेसिडेंट अलवी साहब ने जब उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लिए, मान तो उसी दिन लिया था उन्होंने। मसला मानने का नहीं है, मसला है अमल दरामद करने का। इन 2 सालों में इन मसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्या इनमें कोई ऐसा नुक्ता है, या तमाम के तमाम नुकात जो हैं गैर आईनी, गैर कानूनी हैं? क्या इन नुकात में से कोई ऐसा नुक्ता है जो गैर पार्लिमानी है? आज दिन तक ये मसले हल क्यों नहीं हुए? यकीन दिलानी तो दिलाई गई हमें काफी। 2 सालों से हम तो यकीन यकीन यकीन, अभी यकीन से ही यकीन उठ गया है हमारा। इन अमल दरामद का मसला है, अमल दरामद कब कराएंगे? अगर इन मसलों पर प्राइम मिनिस्टर चाहते, कल अगर इन पर अमल दरामद कर सकते हैं, तो आज से 1 महीना पहले क्यों अमल दरामद नहीं कराया? आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं अमल दरामद कराया? आज से 1 साल पहले क्यों अमल दरामद नहीं हुआ? आज से 2 साल पहले क्यों अमल दरामद नहीं हुआ? किसको मैं बदनीयती कहूं, या नजरअंदाजी कहूं, या बलूचिस्तान की पसमानदगी का नाम दूं? क्या नाम दूं इसको?
अगर वो मसलों को हल कर लेते हैं तो मेरी हुकूमत में जाऊं न जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान के लोग जो है ना उनकी जे करेंगे भाई। ठीक, तो सरदार साहब इसमें क्लियर कट अभी तक मतलब ये नहीं है कि आप डेफिनेटली वापस नहीं जाएंगे। अगर तो वो आप अमल हो जाता है, उसमें महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, उसके बाद ऑप्शन है आपका हुकूमत में शामिल होना, क्योंकि हुकूमत में तो आप बराए नाम ही शामिल थे, कोई वजारत आपके पास नहीं थी, कोई कमेटी आपके पास नहीं है, तो फिर भी आप नहीं शामिल होंगे हुकूमत में दोबारा? देखिए ना, हम आजाद बेंचेस पर बैठे हुए थे और आजाद बेंचेस पर भी हमारा रोल अपोजिशन से कदरे मुख्तलिफ नहीं था। जो नाइंसाफियां अगर होती थी उन पर हमने आवाज उठाई है, चाहे वो अपोजिशन पे नाइंसाफियां हुई हैं, अपोजिशन के साथ हम खड़े रहे, चाहे वो आजाद अरकान के खिलाफ कुछ हुआ है उस पर भी हम लोग उनके साथ खड़े रहे हैं। अगर वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, लोग बाजियाब हो जाते हैं, बलूचिस्तान का 6% का कोटा उसको मिल जाता है, अफगान मुहाजिरीन की वापसी यकीनी हो जाती है, फॉरेन सर्विस में बलूचिस्तान के कोटे पर अमल दरामद किया जाता है, डेवलपमेंट के हवाले से हेल्थ, वाटर सेक्टर, एनर्जी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ग्वादर का मसला है वो हल हो जाता है, बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है और फेडरल पीएसडीपी में बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर मिल जाता है, फिशरमैन का हमारा जो मसला है वो हल हो जाता है। तो मैं आपको कहता हूँ पूरा बलूचिस्तान जो है हुकूमत में शामिल हो जाएगा। तो इसमें सरदार साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी मुतालबात आपने गिनवाए उनमें से 2 सालों में तो कुछ हल नहीं हुआ और यकीनी तौर पर अगले 2-3 महीनों में ये मुतालबात हल होते नज़र भी नहीं आ रहे। काफ़ी लंबी फहरिस्त है। लापता अफराद वाला मामला तो उससे पहले भी चल रहा है, 2 साल से पहले का वो बहुत बड़ा मसला है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आप जिस तरह से ओपोजिशन की बाकी जमातें हैं ओपोजिशन में चले जाएंगे, कोई इन हाउस चेंज की बात आई, कोई तरीके अदम एतमाद आती है, उधर आप क्या करेंगे? वहां पे ओपोजिशन का साथ देंगे या हुकूमत का साथ देंगे? देखें, हम जो इलेक्शन में मैंडेट लेके आए थे वो हुकूमत साजी का मैंडेट हम नहीं लेके आए थे, हुकूमत बनाने का मैंडेट हम नहीं लेके आए थे, ना ही हुकूमत हटाने का मैंडेट लेके आए थे। हम बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल करने के लिए और लोग यहाँ के हुक्मरानों को समझाने के लिए, ये नहीं कि हुक्मरानों को पता नहीं था, पहले हम वर्बली उनको समझाते थे, अब बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के जरिए हमने उनको समझाया और उन्होंने इस बात डॉक्यूमेंट पे साइन करके इस बात को तस्लीम किया कि हाँ ये बलूचिस्तान के मसले हैं। कोई अगर इस हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, चाहे अपोजिशन हो, पहले वो आके हमसे बात करे कि आया उनकी प्रायोरिटी में बलूचिस्तान के ये मसले हैं या नहीं, या हस्बे रवायत फिर एक बार हमें मामू बनाने की कोशिश की जाएगी। अब तो मामूओं से तो बात भाई आगे बहुत चल चुकी है, अब तो लोग जो है नाना और परनाना बना रहे हैं। ठीक, तो सरदार साहब इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो तरीके अदम एतमाद या कुछ इस तरह की बात होती है और आपके ये मुतालबात मान लेते हैं, बड़ा क्लियर कट आपका मैसेज है कि जो हमारी बात मानेगा हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ उसके बाद आपके फैसले के बाद कुछ राब्ता हुआ? अगर राब्ता होगा तो क्या आपके कम्युनिकेशन चैनल खुले हुए हैं अब भी गवर्नमेंट के लिए? देखिए, गवर्नमेंट का राब्ता मेरे ऐलान से पहले हुए थे हमसे, उनको कहीं से शायद ये पता चल चुका था कि आज मैं ये ऐलान करने वाला हूं, हालांकि वो कल करने वाला था, लेकिन कल चूंकि इजलास कुछ देर से शुरू हुआ, कुछ स्पीचेस ज्यादा थी तो टाइम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले भी राब्ता किया मुझसे, कल भी उनके राब्ते हुए, आज मेरे ऐलान से पहले भी उन्होंने राब्ता किया। तो मैंने वाज़े उनको कह दिया कि जी पार्टी डिसीजन है और पार्टी डिसीजन को मैं नहीं वापस कर सकता।
जो डिसीजन हम करते हैं वो आप हमारी पार्टी की तारीख देख लें। इस वक्त तो हम हुकूमत से निकलते हैं। एक जमाना था जब पार्टी ने फैसला किया कि असेंबलियों से इस्तीफा देने, तो हमने असेंबलियों से भी इस्तीफे दिए थे। तो पार्टी की डिसीजन को वापस करना मेरे बस में नहीं। वो उनका कहना था कि जी हमें टाइम दें, हमें मजीद वक्त दें। तो मैंने कहा भाई 2 साल आपको दिए, 2 साल की आप अपनी कारकर्दगी बताएं। इन नुकात में से 20% आप मुझे प्रोग्रेस बताएं, मैं अपने साथियों को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। जिसका जवाब उनके पास नहीं था। और मैंने कहा 2 साल कम अरसा नहीं होता। ठीक, 2 साल में बच्चा अगर पैदा हो जाए, वो उसके सभी दांत निकल आते हैं और चलने फिरने के काबिल हो जाता है। लेकिन मैं अभी भी आपको हाथ में पकड़ के चलाऊं, ये फिर बदनसीबी होगी ना हमारी। ठीक, अच्छा सरदार साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त जो है, एक तरफ पेंडेमिक का मसला है, लूकस का मसला है, काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो ऐसे में जो आपने फैसला किया वो तो उसूलों के बुनियाद पे किया, और मैं ज़ाती राय मेरी है दुरुस्त इसलिए किया कि 2 साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं 6 नुकाती मुआहदे पर, एक भी अभी तक उस नुक्ते पर अमल नहीं हो सका। लेकिन इससे अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में बढ़ती है, आपको देखते हुए एक और सियासी जो इत्तेहादी जमात है वो भी निकल जाती है, बात तहरीक अदम एतमाद की तरफ चली जाती है। क्या मुल्क इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, इन तमाम, चाहे आपकी कोविड-19 हो जिससे ये हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें आपकी मैशियत जो तबाही की तरफ जा रही है, इस मुल्क की नहीं पूरी दुनिया की मैशियत जो है ना, कोविड-19 की वजह से जो है ना, जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनकी मैशियत जो भी है नोज डाउन जा रही है। हम तो IMF, वर्ल्ड बैंक या जो हमारे फॉरेन हमारे जो कंट्रीज से जो हमारी इमदाद करते हैं, तो हम तो उनकी बैसाखियों पे चल रहे हैं। वो खुद जो है माशी तौर पर जो है कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये सूरत हाल है। लेकिन ये कोविड-19 तो भाई यहाँ पर अभी आया है ना। हमारे यहाँ तो ये कोविड-1 से स्टार्ट हुआ है, कोविड-100 तक गया बलूचिस्तान पे। वो जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है, वो उसका अंदाजा आप लाहौर, इस्लामाबाद में बैठ के या कराची में बैठ के नहीं कर सकते, जो वहां पर सूरत हाल है। ठीक, तो अगर इसकी जिम्मेदारी बनती है तो इसकी जिम्मेदार भी यहाँ के हुक्मरान होंगे। सरदार अख्तर खान मैंगल साहब BNP मैंगल के सरबराह नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, और आज उन्होंने एक ऐलान करके एक सियासी भूंचाल इस्लामाबाद में आया कि सरदार अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत से राहें जुदा करने का आखिरकार ऐलान कर दिया है। हम जैसे कुछ सहाफ़ी जो हैं सरदार साहब से काफ़ी इन टच रहते हैं, इसी तरह सनाउल्लाह बलोच साहब से भी, और उनके जो मुतालबात थे पिछले 2 सालों से मुसलसल वो हमें ये बताते रहे कि उनके पार्टी के कायदीन हो, कारकुन हो, बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर है कि आप तहरीक इंसाफ से जो है अपनी राहें जुदा कर लें अगर इन मुतालबात पर अमल नहीं किया जाता। और इसी पर नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जिस तरह सरदार साहब ने अभी बात की कि फ़िलहाल तो उनका कोई इरादा नहीं लग रहा था उनके, जिस तरह उन्होंने बात की कि वो दोबारा से हुकूमत को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ये उनके बस की बात नहीं है, उनकी पार्टी का फैसला है, उन्होंने किया है। गवर्नर पंजाब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और इस्लामाबाद में ही वो मौजूद हैं, उनसे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब इस वक्त मौजूद हैं। तमाम उमूर पर उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। गवर्नर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप ऐसे दिन इस्लामाबाद में कि ना सिर्फ दर्जा हरारत गर्म है खासा, बल्कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो भी पारा तकरीबन हाईएस्ट तक पहुंच चुका है। आज अख्तर मैंगल साहब ने राय जुदा कर ली हैं तहरीक इंसाफ से, बाकी इत्तेहादी जमातें GDA हो, MQM हो, बल्कि PMLQ हो, उनके भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं। अब हो रहा क्या है, क्योंकि 6 में गोइयां शुरू हो गई हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई है, अख्तर मैंगल साहब तो वापस नहीं आएंगे। क्या वजह है कि आपके अपने इत्तेहादी जो हैं वो शदीद नाराज हो गए आपसे, एक ने तो राय जुदा कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी तारीख़ के मुश्किल तरीन वक़्त से गुज़र रहा है। जो पेंडेमिक है, नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं,
और हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे कंसल्टेंट्स, हमारा तिब्बी अमला जो लोगों की, जिनका मकसद जाने बचाना होता है, जो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ढालकर अपनी जान देकर दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो अब वो भी पेशेंट बन रहे हैं, वो भी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में द लीस्ट वी कैन डू फॉर आवर नेशन, द लीस्ट वी कैन डू फॉर आवर डॉक्टर्स एंड नर्सेज टू पे देम रिस्पेक्ट, कि हम इस मौके पे सियासी जमातें हम इकट्ठी नज़र आएँ, एक पेज पे नज़र आएँ और कोरोना का मुकाबला कर लें। उसके बाद फिर सियासत भी होती जाएगी, इत्तेहाद भी बनते रहेंगे, इत्तेहादियों में इख्तलाफ राय भी होता रहा है होगा, उसमें फिर उनकी आपस में गलतफहमियाँ भी दूर होती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी कौम का फोकस जो है हमारा इस बीमारी से नजात हासिल करने में होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इत्तेहादियों का ताल्लुक़ है तो माशाल्लाह 2 साल के करीब होने को हैं, हमारे इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात जो हैं बिल्कुल वो ठीक रहे हैं। जब आप इत्तेहाद में होते हैं तो थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ होती हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं नहीं समझता कि इन हालात में किसी किस्म की भी सियासी इंस्टेबिलिटी जो है वो पूरी कौम जो है उसको अफोर्ड कर सकती है। जी गवर्नर साहब, पहले तो बिल्कुल आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, स्पेशली जो फ्रंट लाइन पर हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है ज़बरदस्त ट्रिब्यूट हम भी पेश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना पे भी आपसे तफसीली बात करेंगे। आपने ये कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त मुल्क के मफाद में नहीं है और हम बड़े पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, लेकिन सर यही प्रिंसिपल तो फिर गवर्नमेंट पे भी लागू होना चाहिए कि नैब को जिस तरह से शहबाज शरीफ को पकड़ने की कोशिश की गई या अख्तर मेंगल साहब के जो 6 नुकात थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, तो शायद आपके इत्तेहादी भी जो हैं दे प्रोबेबली हैड इनफ कि उनको उस तरह से अटेंशन नहीं पे की जा रही। पहले तो जहांगीर तरीन साहब मामलात संभाल लेते थे अख्तर मेंगल साहब के साथ भी, वो भी अब चले गए हैं। तो उनका बड़ा गिला आपके इत्तेहादियों का ये है कि हमें बिल्कुल तवज्जो तक नहीं दी जा रही, और अख्तर मेंगल साहब ने तो कोई विफाकी वजारत वगैरह ही नहीं ली थी। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा उन्हें कोई मना सकेगा, यह भी मुश्किल है कि वो मान जाए। देखें, वो पहले भी हमसे थोड़े बहुत नाराज़ हुए हैं और बाद में माशाल्लाह वो हमारे साथ शामिल हो गए। लेकिन पहले आपको मालूम है कि आप 6 महीनों से पंजाब की इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे थे कि जी पंजाब में हुकूमत टूटने वाली है, पंजाब में हमारे इत्तेहादी हमसे नाराज़ हैं। तो आपने देखा कि कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल पैदा नहीं हुई, इत्तेहादियों के साथ हमारे तल्कात वहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल स्टेबल जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में अपना निज़ाम जो है चला रही है। तो मैं इसी तरीके से ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी जो हमारे इत्तेहादी हैं, GDA हैं या मेंगल साहब हैं, इंशाल्लाह जो भी उनकी जो रिजर्वेशंस होंगी इंशाल्लाह उनको दूर करने की हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी। और नैब एक ख़ुद मुख्तार इदारा है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन पे भी हाथ डाला है, उनकी भी इंक्वायरी की है। तो नैब के एक्शन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िम्मेदार करार देना मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आपने पंजाब की बात की और मीडिया की बात की कि मीडिया कह रही थी कि हुकूमत चेंज होने वाली है, वहाँ पे इत्तेहादी तो देखें नाराज़ थे और ऑन द रिकॉर्ड आके जिस तरह चौधरी शुजात साहब ने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, मुनस साहब ने जिस तरह से बातें की, तो हम तो उन्हीं की बुनियाद पर कह रहे थे कि अगर वो चले जाएँ, हुकूमत छोड़ दें तो डेफिनेटली पंजाब हुकूमत विल सफ़र और मेरा नहीं ख्याल के सर्वाइव कर पाएगी। अभी भी ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन काफ लीग की क़यादत की, आपको मुझसे ज़्यादा उसका इल्म होगा, दे आर नॉट हैप्पी, स्पेशली जो शुगर रिपोर्ट आई और जिस तरह से मोनस का नाम वगैरह लिया गया। तो हमें तो लीड मिलती है, हम तो उसी की बुनियाद पर कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी जो है वो अभी तक पंजाब में मौजूद है, ये नहीं है कि बुज़दार साहब 5 साल पूरे कर लेंगे। देखें, एक बात, जब भी इंस्टेबिलिटी की बात आती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात आती है,
तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे इत्तेहादियों ने कभी एक दफ़ा भी ये बयान दिया होगा कि हम जो है वो पंजाब की हुकूमत को घराना चाहते हैं, हम कोलेशन को छोड़ना चाहते हैं। वो अपनी देखें, बरतानिया जैसा मुल्क, वहाँ पर आपको मालूम है कि कोलेशन गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स की, तो उनको भी हर हफ्ते यही बात होती थी कि आज कोलेशन टूट जाएगी, आज ये हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल जो हैं पूरे किए। तो जब आप के इत्तेहादी होते हैं तो गवर्नमेंट में बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं, सियासी इश्यूज़ होते हैं, इंतज़ामी इश्यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों में इख्तलाफ राय होना जो है वो एक पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ राय होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब की हुकूमत या हमारी मरकज़ में हुकूमत को किसी किस्म का कोई जो है ख़तरा है। अच्छा चौधरी साहब, अगर पंजाब की बात कर ली जाए, पंजाब में जिस तरह से बुज़दार साहब की गवर्नमेंट जा रही है, यकीनी तौर पर उस पर अब आज तक सवालात उठ रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं जिस तरह से होनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ की। आप जैसे रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, आपके अलावा 1-2 बड़े मजबूत रहनुमा मौजूद थे, फिर ऐसी चॉइस करना कि पूरी पार्टी उसको अब पे कर रही है और आगे भी शायद जाके पे करेगी, क्या वजह थी? क्या उनके जहन में, खान साहब के जहन में बैठा हुआ है कि जी बुज़दार साहब ही डिलीवर करेगा, जब आप जैसा एक्सपीरियंस आदमी मौजूद था वहां पे? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं तो जो मेंबर जो था पंजाब असम्बली का नहीं था, तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब भी पंजाब असम्बली वो इलेक्ट होने में वो नहीं थे। आप 20-25 सीटों से लोगों को इलेक्ट करवा देते, सेलेक्ट करना था, तो मसला ही नहीं था आपके लिए, वो तो हो जाता, खान साहब इशारा कर देते। तो वो खान साहब ने जो भी पार्लियामेंट के अंदर लोग थे उनमें जिस शख्स को उन्होंने बेहतर समझा, देखें एक जो पार्लिमानी जो लीडर होता है पार्टी का, उसका फैसला समझता होता है कि उसने अपने किस सोल्जर को किस महाज पे लड़ाना है। तो ये पहले तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं या पार्टी का लीडर डिसाइड करता है कि सूबे में किस शख्स को वो नॉमिनेट करना चाहते हैं। उसके बाद फिर पार्लिमानी पार्टी होती है, जो MPAs होते हैं वो फैसला करते हैं। उसके बाद फिर एक पूरा हाउस होता है जो जिसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को लेना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर का भी 100% ब्लेसिंग जो है या उनके साथ उनकी जो कारकर्दगी है उनसे वो सेटिस्फाई हैं, और हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं जिन्होंने अगले इलेक्शन लड़ने हैं वो भी उनसे सेटिस्फाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट भी सेटिस्फाई है, इत्तेहादी भी कहते हैं कि हम उनसे खुश हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये फैसला करना कि कौन सूबे को किस तरीके से चला रहा है ये पार्टी के लीडर्स का काम है, पार्लियामेंट का काम है। अच्छा चौधरी साहब, जहांगीर तरीन साहब बड़े सीनियर पार्टी के रहनुमा थे, बिल्कुल इस वक्त तो राब्ते वगैरह भी उनसे ख़त्म हो चुके हैं मरकज़ी क़यादत के, वो लंदन में बैठे हुए हैं, नाराज़ हैं। शुगर कमीशन रिपोर्ट का भी मामला अभी तक लटका हुआ है, लेकिन वो इसी मामले पे शदीद नाराज़ हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ये जो इत्तेहादियों के मामलात आते थे वो उनको डील करते थे, खान साहब उनको कमेटी का सरबराह बना देते थे, हर मामला हल कर लेते थे। अब क्या सियासी जो आपकी एक क़यादत है उसमें वो खिला छोड़ गए हैं? क्या वजह है कि ऐसे मसाइल जो हैं सामने आ रहे हैं? वरना तो अभी फ़ौरन कमेटी का ऐलान भी हो जाता और मैंगल साहब से मुलाकातें वगैरह भी हो जाती। देखिए, मेरी बात सुने कि जो भी पार्टी के सियासी मामलात हैं उनमें जो है हमेशा आपने देखा होगा कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो कमेटी के सरबराह होते थे, वही सारी जो है लोगों के साथ कम्युनिकेशन जोड़ तोड़ वो उसके मास्टर हैं। और आपको मालूम है कि जब पंजाब में ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने नामज़द की थी जिसमें मुझे चौधरियों के साथ मामलात जो हैं तय करने का टास्क जो है वो दिया था, तो माशाल्लाह हमने एक मीटिंग में सारे मामलात जो हैं, परवेज़ खटक साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए, असद उमर साहब भी तशरीफ़ लाए, मैं भी गया उस कमेटी में, शफ़कत महमूद साहब भी शामिल हैं, उसमें चीफ़ मिनिस्टर साहब भी शामिल थे। तो माशाल्लाह सारे मामलात जो हैं वो
हमने पंजाब में जितने भी गलत फहमियाँ थी वो एक मीटिंग में सारी मसले मसाइल जो हैं हल कर लिए थे। और अब भी मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको भी नॉमिनेट करेंगे मैंगल साहब से डायगलाग के लिए, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने पहले ख़ुद फरमाया कि जी निक क्लेग और डेविड कामरान आपस में मामला तय कर लेते थे, तो मैंने कहा कि नहीं, वो फाइनल अप्रूवल उनकी होती थी, लेकिन उनके बिहाफ पे नीचे जो कमेटीज़ बनी हुई थी वो मामलात को तय करती थी। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस पे भी कहेंगे तो वो विल बी द पर्सन हु विल नेगोशिएट, हु विल कम्युनिकेट विद द कोलिशन पार्टनर्स। अच्छा चौधरी साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही कि ना सिर्फ अख्तर मैंगल साहब बल्कि पीटीआई में भी तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है, और ये भी बताया जा रहा है नून लीग की जानिब से कि आप लोगों के काफ़ी सारे एमएनएज उनसे राब्ते में भी हैं। तो अगर ये बात उस तरफ चली जाती है, इन हाउस चेंज की तरफ चली जाती है, तो फिर पीटीआई के लिए मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी। देखें मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम पार्टियों की तोड़ फोड़ पे हम जो है बिलीव नहीं करते, इसलिए कि हम समझते हैं कि जमहूरियत में लिव एंड लेट अदर पीपल लिव की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि हमने कोई भी पंजाब में ना कोई हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की, ना हमने नून लीग के एमपीएज़ को साथ मिलाने की कोशिश की, इसलिए कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत का सफ़र जो है वो जारी सारी रहना चाहिए और लोग जो हैं उन पे किसी किस्म का प्रेशर या किसी किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर पीटीआई के लोगों का कोई, मैं नहीं समझता कि उनका कोई राब्ता होगा, तो इस तरीके से तो दूसरी जमातों के राब्ते भी हम लोगों से हैं, तो वो इसलिए इस पे आपको मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि राब्ते में है। कुछ लोग नाराज़ होते हैं, राब्ते होते हैं, बातचीत होती है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ना पंजाब में ना मरकज़ में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को कोई ख़तरा नहीं है। चौधरी साहब, चूँकि इससे पहले भी चौधरी बरदरान के साथ आपके वैसे काफ़ी देरीना ताल्लुकात हैं, मामलात पहले भी आपने तय किए, तो वो क्या इतने नाराज़ हैं कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए? देखें, हम 1.5 साल से ये बातें सुन रहे हैं कि वो आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, पंजाब में हुकूमत तब्दील होने वाली है, और मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी यही कहता हूँ कि कंसिस्टेंट है कि इंशाल्लाह हम अपना टाइम जो है वो पूरा करेंगे और इंशाल्लाह इत्तेहादी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, पेंडेमिक की बात करते हैं। कोरोना वायरस आपके सामने 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए पूरे मुल्क में, और हमें याद है कि जब शुरू में ये वायरस आया था पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में ऑलरेडी काफ़ी ममालिक में, इटली में, स्पेन में, चाइना में तबाही ये मचा चुका था, लेकिन आपने उस वक्त एक बात की थी कि अगर हमने इसको बहैसियत हुकूमत या आवाम ने भी सीरियस नहीं लिया तो ये बड़ा मामला सीरियस हो जाएगा। आज वो दिन पहुँच चुका है कि मामला सीरियस हो चुका है। हमारी प्रोजेक्शन ये है कि 12-13 लाख तक अगले महीने तक ये केसेस पहुंच जाएंगे। हेल्थ सिस्टम खुदा ना खास्ता कोलैप्स कर सकता है। वेयर वी वेंट रॉन्ग, कहां पे बार बार अवाम पे जिम्मेदारी डालना, गलती डालना भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती थी बेहतर जो कि नहीं किया गया? देखें मैं अर्ज़ करूं जी कि ये एक ऐसे हालात हैं कि इसमें हमें ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप सबको मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि मेरे जो सोच थी, मेरा तो मैंने हमेशा कहा कि इस पे अगर सख्त जो है इक़दामात न किए गए तो ये कंट्रोल से बाहर बीमारी हो जाएगी, हस्पताल हमारा जो है वो इसका बर्डन जो है वो नहीं ले सकेंगे। तो मैंने अवामुन्नास से भी हमेशा अपील की कि खुदा के लिए जो SOPs हैं उनको आप फॉलो करें, हुकूमत की जो गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि हम आवाम को ब्लेम करें। हुकूमत की हमारी ज़िम्मेदारी है। और मैं एक बात और भी हमेशा कहता हूँ और आज फिर मुझे दोहराने में इसमें कोई जो है कोई इशू नहीं है कि पूरी दुनिया में एक मुल्क बता दें आप जिसमें अवामुन्नास जो है
वो कानून के अमल प्यार से करते हों। उनको कहें कि भी सज़ाएं नहीं हैं, आपने रेड लाइट में नहीं गुजरना है, आपको जुर्माना नहीं होगा, आपने मोटरवे पे 70 किलोमीटर पे चलना है, तो लोगों को जो जुर्माने का फ़ियर होता है, लाइसेंस खोने का फ़ियर होता है या सज़ा का फ़ियर होता है, तो लोग कानून की पासदारी करते हैं। तो यही इस पैंडेमिक में है, लोग जो हैं वो अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें सख्त एक्शन जो है वो लेना चाहिए, और आवाम को मास्क जो नहीं पहनते उनको जुर्माने होने चाहिए, सोशल डिस्टेंस जो नहीं करते उनके एक्शन होना चाहिए, जो बिजनेसेस SOPs पे अमल नहीं कर रही उनको सील होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप को ख़तरे में नहीं डालते, आप लोगों को भी ख़तरे में डालते हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमें अब सख्त एक्शन लेना होगा। लेकिन इसमें आपने ये कहा कि SOP पर आवाम को अमल करना चाहिए, आवाम को आगाही देनी चाहिए, सख्त फैसले करने की ज़रूरत है, उन्हें जुर्माने करने चाहिए, मास्क ना पहने, ये करने चाहिए। तो अगर ओपोजिशन में तहरीक इंसाफ होती तो ठीक है, अब तो गवर्नमेंट आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, सब कुछ आपका, तो क्यों नहीं अमल करवा सकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, चाहे वो सूबों में हो चाहे वो फेडरल में हो? कहीं ना कहीं पे कोताही तो तस्लीम करनी पड़ेगी। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि अगर तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं करवा सकी, जहां हमारी हुकूमत है हम नहीं करवा सके, लेकिन जहां पर हमारी हुकूमत नहीं है, सिंध में इस पे अमल हो गया है या सिंध में नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो कम हो गए हैं, तो फिर तो आप कहें कि ठीक है जी कि हम ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी कोशिश ये थी कि लोग प्यार से एक एजुकेशनल प्रोग्राम के ज़रिए लोग जो हैं वो बातों को मानें, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया में यहाँ नहीं होता, कहीं भी लोग जो हैं, आप देख लें कि जब आप GT रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक की स्पीडिंग की आप परवाह नहीं करते, मोटरवे पे जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ कोई नहीं बचेगा, तो वहाँ स्पीड लिमिट जो है वो उसका ख्याल रखा जाता है। तो अब मैं तो हमेशा से इस बात का कायल हूँ, और अब मैं समझता हूँ कि अब हमने ये फ़ैसला किया है कि अब सख्ती के साथ हम जो है प्रोटोकॉल जो हैं, जो SOPs हैं, उन पे अमल करवाएंगे। ठीक, चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि अवाम से ही जुड़ा यास्मीन राशिद साहिबा का बयान सामने आया, और मैं ख़ुद तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनके अल्फाज का चुनाव जो था वो बेहतर हो सकता था, लेकिन मैसेज तो उनका ठीक था। फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आपके लोग भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन पूरी अवाम को जाहिल कह देना एक बड़ी सीनियर। जी, मेरा ख्याल है कि यास्मीन राशिद साहबा ने इसकी अपनी माजरत भी कर ली है। देखिए, मैं आपको बताऊं जी, जब आप बड़े होते हैं ख़ानदान में, फैमिली में, तो आपके बच्चे जो हैं अगर किसी चीज़ पे अमल ना करें तो आप उनके साथ बड़ा सख्त लहजा भी इख्तियार कर लेते हैं, गुस्से में आके बहुत बड़ी बात भी कर देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि यास्मीन राशिद का किसी सूरत में भी उनका ये इशू था कि वो अवामुन्नास को या ब्लेम कर रही थी या उनको डांट रही थी। वो अपना इजहार कर रही थी कि ये इन प्रोटोकॉल पे अमल ना करने की वजह से ये जो है वबा फैली है। लेकिन मैं आज ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम को, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को, और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है, सिर्फ गवर्नर पंजाब के तवस्सुत से हम अब तक 450 करोड़ रुपया हमारे NGOs ने, हमारे मुखय्यर हजरात ने इसके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा जमा करवाया है। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह सिर्फ हमारी पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क, जिसकी तकरीबन 100 के करीब हमारी अब ऑर्गेनाइजेशन उसकी मेंबर हैं, हमने 1265 लाख
एक महीने का राशन 1265 फैमिलीज़ को जो है वो तकसीम किया है। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ताज़ीन, चौधरी सरवर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। अभी भी इस बात पर वो मुसर हैं और वो कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी अपने 5 साल पूरे करेगी। और अख्तर मेंगर साहब को पहले भी मना लिया गया था, अब भी मना लिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है? नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक राजीव। ब्रेक से पहले गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तफसीली गुफ्तगू हुई और चाहे सहाफ़ी हों, तजियाकार हों या अवाम हो, जो सवालात उठा रहे हैं, जिनको वो नाकामियाँ और कोताहियाँ तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की करार दे रहे हैं, वो सारे हमने उनके सामने रखे। उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो बात हो रही है, अख्तर मेंगल साहब छोड़ के चले गए हैं ट्रेजरी बेंचेस को, कितना बड़ा सियासी धचका था तहरीक इंसाफ के लिए, ये सारे सवालात हमने उनके सामने रखे। गो कि वो ये समझते हैं कि अख्तर मेंगल साहब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जहां तक हमारी मालूमात है वो ये हैं कि अख्तर मेंगल साहब अपना अटल फैसला कर चुके हैं। अलबत्ता अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उनसे राब्ता करते हैं और बात कुछ मामला तय पा जाते हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो किसी मूड में नहीं है कि हुकूमत में वो दोबारा शामिल हो। ऐसे में मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो क्या करेगी अगर इन हाउस चेंज की तरफ जाती है? अगर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि सिंध की GDA, अगर वो भी ये डिसाइड कर लेती है कि वो तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा कर लेगी, क्योंकि खबरें यही हैं कि MQM भी नाराज़ है, GDA भी गवर्नमेंट से नाराज़ है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता हफ्ते ही हमने उस पर काफ़ी तफसीली एक सेगमेंट किया था, जिस तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल एक बड़ी अहम मीटिंग से वॉकआउट कर गए थे यहाँ से। तो ये पूरी सूरत हाल में अपोजिशन की सियासत किस करवट बैठ सकती है, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी अहम आज एक सियासी डेवलपमेंट हुई। अख्तर मेंगल साहब 2 साल से उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे थे, आखिरकार वो छोड़ के चले गए हैं। चाय में गोइयाँ ऑलरेडी कैपिटल में शुरू हो चुकी हैं कि मजीद इत्तेहादी ऑलरेडी नाराज़ हैं। इन हाउस चेंज के कितने चांसेस हैं? मुस्लिम लीग नून की एक पॉलिसी पहले थी कि जी हम इन हाउस चेंज को सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर एक हिकमत अमली ये आई कि जी हम खुद नहीं बनेंगे लेकिन हम सपोर्ट करेंगे। क्या सिनारियोज डेवलप होते देख रहे हैं आप, या आप समझते हैं कि वन ऑफ है, मेंगल साहब आज नाराज़ हो गए हैं, पहले भी नाराज़ होते थे, कल फिर मान जाएंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत जो है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो ज़ाती रवैया है और जो उनका एक हुकूमत करने का एक अंदाज़ है, बदतरीन जो है वो बैड परफॉर्मेंस है, नालायकी, नाअहली है, और दूसरा जो है वो जो तकब्बर का, जो नफ़रत का और जो इंतकाम का एलिमेंट है, ये तो उनकी ज़ात का खासा है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि भले अगर इलेक्शन जो है वो अभी नहीं होने, या मिड टर्म इलेक्शन की फ़ज़ा जो है वो अगर नहीं बनती, तो कम से कम जो है एक ऐसा आदमी जिसने कौम को तकसीम करके रख दिया है, जिसने नफ़रत के ऐसे बीज बोए हैं कि जो हमारी आने वाली जो सियासत है उसमें भी जो है वो खलल डालेंगे, तो ऐसे आदमी को तब्दील होना चाहिए। इसलिए हम इन हाउस तब्दीली की कभी भी ना हमने मुखालफत की है, ना हम मुखालफत करेंगे, बल्कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी उसके नतीजे में कोई भी जो है वो आ जाए बरसे इक़्तिदार, या कोई भी जो है वो इस सीट पे आ जाए, लेकिन PMLN जो है वो उस सीट पे या उसका हिस्सा जो है वो बनने को ये मुनासिब नहीं समझती सियासी तौर पे, और उसका ये ख्याल है कि मिड टर्म इलेक्शन ही इस सूरत हाल का जो है वो हल है, क्योंकि बड़ी यानी थिन मेजॉरिटी है। अब आप देखें कि असूली तौर पे, वैसे तो खैर ये फ़ैसला उन्होंने करना है, असूली तौर पे अगर ये 4 या 5 मेंबर्स, क्योंकि एक आज़ाद मेंबर हैं सिंध से, वो इनसे पहले ही अलहदा हो चुके हैं, वोट उन्होंने किया था, तो अगर ये 5 मेंबर जो हैं ये अलहदा होते हैं, तो वो जो कट ऑफ फिगर है 172 का, तो वो इमरान खान साहब लूज़ कर जाते हैं।
यहाँ तक मेरी याददाश्त है कि इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते 176 वोट लिए थे और 172 जो है वो कट ऑफ फिगर है। तो इसलिए असूली तौर पे तो उन्हें चाहिए कि वो रिज़ाइन करें या दोबारा से जो है वो हाउस से एतमाद का वोट लें, लेकिन अब वो इस बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। जहाँ तक मैंगल साहब के इस ऐलान का तल्लक है जो आप, अच्छा राना साहब, इसमें एक ज़िमनी सवाल मेरा ये है, चूँकि जी तहरीक इंसाफ की तहरीक अदम एतमाद की अगर बात की जाए तो क्या आप ठीक है उसको सपोर्ट तो करेंगे, इन हाउस चेंज को आपने बड़ी क्लियर कट बता दिया है, लेकिन अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है उसमें फिर आप क्या किरदार अदा करेंगे? कोई लीड उसको करेंगे या आप पीछे से रह के सपोर्ट ही करेंगे? जी हम उसको सपोर्ट करेंगे और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि मैंगल साहब अपनी इस बात पे खड़े होते हैं या नहीं होते, तो मेरा उनके मतलब जो ऑब्जर्वेशन है कि इससे पहले 2 साल उन्होंने गिले तो एक बार नहीं वो 10 बार किए, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कि मैं पीटीआई के इत्तेहाद से अलहदा हो रहा हूँ ये उन्होंने पहली दफ़ा किया है और वो अपोजिशन की सीटों में पहले से बैठे हैं। वो आपको अगर हाउस की अरेंजमेंट्स के मतलब आगे वो खबर है तो ही इज़ ऑलरेडी ऑन अपोजिशन सीट्स। तो उसने हुकूमती इत्तेहाद के साथ जो है वो सीटें ट्रेजरी बेंचेस की तरफ नहीं ली बल्कि वो हमारे साथ बैठते हैं। तो इसलिए ये ऐलान उन्होंने पहले नहीं किया। अब अगर वो ऐलान करेंगे या कोई मुआहदा करेंगे या कोई इत्तेहाद होगा तो वो नए सिरे से होगा। पहले जो था उसके मतलब उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज में कहा है कि उससे वो बाहर निकल आए और उसे उन्होंने बकौल उनके कि क्योंकि उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा था तो उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ठीक, राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये कहा 2 इंटरव्यूज़ में कि हमारे राब्ते हैं बहुत से तहरीक इंसाफ के बाकी MNS जो है हमसे राब्ते में हैं। उससे पहले काफ लीग के बारे में भी कहा गया कि उनसे भी हमारे राब्ते हैं। तो ये किस लेवल के राब्ते हैं? एक तो राब्ते जिस तरह मई शादी होगी, सलाम दुआ होगी, एक ही हो गया कि जी हम ये करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें सियासी तौर पर, तहरीक अदम एतमाद है, या हम आपकी पार्टी की तरफ आना चाहते हैं। कंक्रीट राब्ते कुछ ग्राउंड पे कुछ ना कुछ है या वैसे ही हवा में ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं? नहीं, देखें सियासतदानों के और ख़ास तौर पे जो कोलीग्स हों, एक ही हाउस के मेंबर हों, राब्ते तो उनमें होते हैं और पीटीआई साइड पे बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि जो राब्ते हर तरफ रखते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि जब वो हमारे साथ थे तो उस वक्त भी उनके राब्ते जो है दूसरी तरफ भी थे। तो वो लोग जो हैं वो हैप्चुअल हैं, वो राब्ते जो है वो हर तरफ रखते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए ये ख्वाजा साहब का कहना जो है ये बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। गो मैं इसका प्रीवी नहीं हूँ, लेकिन यकीनन वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पहले हमारे साथ थे, उससे पहले जो है वो हमारे ख़िलाफ़ थे, उससे पहले वो मुशर्रफ के साथ थे, उससे पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ थे। तो उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। वो को आज जो है वो पीटीआई में जो है वो इसलिए नहीं बैठे। और फिर दूसरी बात ये है कि देखें जो जहांगीर तरीन है वो उसको आप इतना भी जो है वो हल्का ना जानिए कि उसका कोई अमल दखल नहीं है। उसकी जो यानी फाइनेंशियल उसकी जो माइट है उसने जो जोड़ तोड़ जिसको कहते हैं तो उसमें वो काफ़ी जो है वो बेहतर एक्सपीरियंस और नौ हाउ रखता है। तो इस पार्टी को या वज़ीर आज़म साहब को इस सतह तक तो वही लेके आया है और शुनीद है। कोई मेरी उनसे अपनी बात नहीं हुई, लेकिन मुख्तलिफ न सिर्फ सियासतदानों से बल्कि बाज़ सहाफ़ी दोस्तों से भी जब बात होती है तो कहा यह जाता है कि वो इस बात पे अब वो आ चुका है कि उसके साथ इन्होंने ज़्यादती की है। अपने नाम को बढ़ाने के लिए जो है वो उसके नाम को इन्होंने रुस्वा किया है। तो इसलिए
उसने अपने बंदों को ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर कर दी हैं, तो कम से कम मेरा नहीं ख्याल कि सूबाई असम्बली पंजाब में भी कोई 25-30 लोग लाजमी ऐसे होंगे और यहाँ पे भी कोई 15 से 20 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो जहांगीर तरीन के मशवरे से या उसके कहने पे जो है वो अपनी राय को तब्दील कर सकते हैं या अपने मैंडेट को तब्दील कर सकते हैं। ठीक। अच्छा राना साहब, यही आपने चूंकि तरीन साहब का जिक्र किया तो ये बात भी सामने आई है, कुछ हमारी साफ़ी दोस्तों से बात हुई है लंदन में कि तरीन साहब मुलाकात करना चाह रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब से भी 2-3 रिक्वेस्ट भी जा चुकी हैं और शायद बात आगे भी थोड़ी बहुत बढ़ी है। तो इसमें कितनी सदाकत है, और अगर नवाज़ शरीफ साहब उनसे मुलाकात कर लेते हैं तो उसमें आप समझते हैं कोई कबाहत है? कर लेनी चाहिए उन्हें, फ़ैसला तो उनका अपना होगा, लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला तो मियां नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद करना है और उस फैसला करने से पहले अगर वो पार्टी से मुशावरत करना पसंद करेंगे तो यकीनन जो है वो इसमें मेरी ज़ाती राय के मुताबिक कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनडायरेक्ट राब्ता तो हो सकता है, लेकिन मुलाकात की हद तक जो है वो अगर हुई है तो मेरे इल्म में नहीं, और मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई उनकी। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हमने बड़ी गौर से उन्हें सुना, और मुस्लिम लीग नून का इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि अगर तहरीक एतमाद की बात आती है कौमी असम्बली में या इन हाउस तब्दीली की बात आती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसे खुलकर सपोर्ट करेगी। बल्कि वो उनके अल्फाज ये थे कि हम चाहते हैं कि हर सूरत में ये हुकूमत तब्दील हो, लेकिन असल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून किसी सेटअप का इसमें हिस्सा नहीं बनेगी। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।